साल था 1985। मार्च का महीना था। तब उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव थे। प्रदेश की कुल 425 विधानसभा सीटों में से गोरखपुर की एक सीट चिल्लू पार पर पूरे प्रदेश की नजरें टिकी थी, क्योंकि वहां से एक ऐसा शख्स चुनाव लड़ रहा था जो जेल में बंद था। उस पर हत्या की साजिश, किडनैपिंग, लूट और रंगदारी जैसे कई गंभीर मुकदमे दर्ज थे। वो महाराजगंज से 1984 का लोकसभा चुनाव लड़कर हार चुका था और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि रासुका के तहत जेल में बंद था। जब नतीजे आए तो पता चला कि 52 साल के उस शख्स ने गोरखपुर में कांग्रेस के कद्दावर उम्मीदवार मार्कंडेय चंद को करीब 22,000 वोटों से मात दे दी थी। उस शख्स का नाम था हरिशंकर तिवारी, जिसके लिए उत्तर प्रदेश में पहली बार माफिया जैसे शब्द का इस्तेमाल किया गया था, जिसके लिए पहली बार उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर एक्ट लाया गया था और जिसने भारतीय राजनीति के इतिहास में पहली बार जेल में रहते हुए चुनाव जीतने का रिकॉर्ड बनाया था। आज कहानी हरिशंकर तिवारी की, जिन्होंने चिल्लू पार से विधायक बनकर अपराध और राजनीति का ऐसा कॉकटेल तैयार किया कि उसकी कोई दूसरी मिसाल खोजे भी नहीं। 70 के दशक में पूरे गोरखपुर की राजनीति के केंद्र में सिर्फ एक जाति का वर्चस्व था, ठाकुरों का, राजपूतों का। और गोरखपुर की राजनीति का केंद्र था गोरक्षपीठ, जिसे ठाकुरों का खुला समर्थन था। लेकिन मठ का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से पुराना रिश्ता था और विचारधारा भी मिलती जुलती थी। और ये बात कांग्रेस को खलती थी, क्योंकि केंद्र हो या राज्य, सरकार तो कांग्रेस की ही थी। ये वो दौर था जब गोरखपुर विश्वविद्यालय पूर्वांचल में पढ़ाई के सबसे बड़े केंद्रों में से एक था। लेकिन वहां भी ठाकुरों का ही वर्चस्व था, जिसके नेता हुआ करते थे रविंद्र सिंह। वो गोरखपुर विश्वविद्यालय के अध्यक्ष भी बन गए तो फिर पूरे शहर पर ठाकुरों का एक छत्र राज हो गया। इसी दौर में ब्राह्मण समुदाय से ताल्लुक रखने वाले हरिशंकर तिवारी भी गोरखपुर में मौजूद थे, जो किराए पर कमरा लेकर रहते थे। ठाकुरों के विरोधी ब्राह्मणों को लामबंद कर वो उनकी राजनीति कर रहे थे। ठेके पट्टे से लेकर आपसी लड़ाई झगड़े भी सुलझाने लगे थे। प्रशासन उनकी मदद कर रहा था, क्योंकि कांग्रेस सरकार चाहती थी कि गोरखपुर पर मठ और ठाकुर दोनों का प्रभाव कम से कमतर किया जा सके। यहीं से गोरखपुर में शुरू हो गया ब्राह्मण बनाम ठाकुर की लड़ाई, जिसने गैंग वॉर का रूप धारण कर लिया। ब्राह्मणों की ओर से अकेले हरिशंकर तिवारी ने मोर्चा संभाल रखा था, तो ठाकुरों की ओर से रविंद्र सिंह को एक और शख्स का साथ मिल गया था, जिसका नाम था वीरेंद्र प्रताप शाही। रविंद्र सिंह विधायक भी बन गए, लेकिन 1978 में राजधानी लखनऊ में उनकी हत्या हो गई, तो ठाकुरों का सारा दारोमदार आ गया वीरेंद्र प्रताप शाही पर। अब वहीं ठाकुरों के सबसे बड़े नेता। ऐसे में हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही की लड़ाई बढ़ती गई। हर रोज गैंगवार होने लगा, हर रोज हत्याएं होने लगी, हर रोज ठेके पट्टे के लिए सरेआम गोलियां चलने लगी। और फिर शहर ने हरिशंकर तिवारी बनाम वीरेंद्र शाही की लड़ाई को नाम दे दिया हाता बनाम शक्ति सदन। हरिशंकर तिवारी किराए का कमरा छोड़कर बड़े घर में रहने लगे थे, क्योंकि दरबार सजाने के लिए बड़ी जगह चाहिए थी। उनके घर को हाता कहा जाता था, आज भी कहा जाता है। वहीं वीरेंद्र शाही के घर को कहा जाता था शक्ति सदन। तो दोनों की लड़ाई शक्ति सदन बनाम हाता की हो गई, और इसका अखाड़ा बना गोरखपुर का रेलवे, क्योंकि दोनों को पैसे चाहिए थे और पैसे मिलने थे रेलवे के टेंडर से, जिसके लिए दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे थे। दोनों पर मुकदमे दर्ज हुए और फिर हरिशंकर तिवारी को मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने रासुका के तहत जेल में डलवा दिया। लेकिन हरिशंकर तिवारी नहीं रुके। 1985 में जेल से ही चुनाव लड़ा, निर्दलीय, और कांग्रेस नेता मार्कंडेय चंद को 22,000 वोटों से हरा दिया। इसी बीच साल आया 1985। मुख्यमंत्री बन गए वीर बहादुर सिंह। रहने वाले इसी गोरखपुर के थे, तो सब जानते थे और सबको जानते थे। लिहाजा शक्ति शुरू की, अलग से गैंगस्टर एक्ट लेकर आए और हरिशंकर तिवारी पर भी लगा दिया। लेकिन हरिशंकर तिवारी अब विधायक थे, माननीय विधायक। तो उन्होंने पहला चुनाव जीतने के बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपराध के ऊपर राजनीति का मुलम्मा चढ़ाकर उन्होंने खुद को ऐसा पेश किया कि वो हर सरकार की जरूरत बनते चले गए। 1985 में कांग्रेस प्रत्याशी को चुनाव हराने वाले हरिशंकर तिवारी चंद दिनों में ही कांग्रेस के भी चहेते बने, क्योंकि उस वक्त पूरे देश में ब्राह्मणों के सबसे बड़े नेता के तौर पर उभरे थे पंडित कमलापति त्रिपाठी। हरिशंकर तिवारी ने गोरखपुर के बढ़लगंज में ब्राह्मणों का एक कार्यक्रम आयोजित करवाया और उसमें पंडित कमलापति त्रिपाठी को भी आमंत्रित किया। हरिशंकर तिवारी विधायक बन ही गए थे, तो कमलापति त्रिपाठी आ गए
जाने लगे तो हरिशंकर तिवारी भी साथ गए और उन्हें छोड़कर लौटे तो पुलिस ने हरिशंकर तिवारी को गिरफ्तार कर लिया। लोगों को पता चला तो शहर में बवाल हो गया। पूरे शहर में जय जय शंकर, जय हरिशंकर के नारे गूंजने लगे। खबर कमलापति त्रिपाठी तक भी पहुंची। उन्होंने मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह से बात की और फिर हरिशंकर तिवारी रिहा हो गए। ब्राह्मणों में जो जगह कमलापति त्रिपाठी की थी, वैसी ही जगह अब हरिशंकर तिवारी की बनने लगी थी। तो कांग्रेस ने खुले दिल से हाथ बढ़ा दिया। 1989 में टिकट दे दिया विधानसभा का। वो फिर जीते और इतना जीते कि लगातार 2007 तक चिल्लूपार से विधायक बनते ही रहे। इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस से भी, नारायण दत्त तिवारी वाली कांग्रेस से भी और अपनी बनाई अखिल भारतीय लोकतांत्रिक कांग्रेस में। इस बीच कई सरकारें आईं और गईं और तकरीबन हर सरकार में वो मंत्री बनते रहे। चाहे वो सरकार कल्याण सिंह की हो, चाहे रामप्रकाश गुप्ता की हो, चाहे राजनाथ सिंह की हो, चाहे मुलायम सिंह यादव की हो और चाहे मायावती की। बीजेपी से लेकर सपा और बसपा, हर पार्टी की जरूरत बन गए थे हरिशंकर तिवारी। उनके इसी राजनीतिक रसूख ने उन्हें अपराधियों का भी चहेता बना दिया था और दुश्मन भी। ऐसा ही एक दुश्मन था श्री प्रकाश शुक्ला, जो चिल्लूपार के ही मामखोर गांव का रहने वाला था। वो श्री प्रकाश शुक्ला जिसने हरिशंकर तिवारी के सबसे बड़े दुश्मन वीरेंद्र प्रताप शाही की राजधानी लखनऊ में सरेआम AK-47 से गोलियां मारकर हत्या कर दी थी। 1997 में हुई इस हत्या के पीछे कहा गया था कि हाथ तो हरिशंकर तिवारी का ही है, लेकिन तब श्री प्रकाश शुक्ला ने हरिशंकर तिवारी को भी मारने की कसम खा ली, क्योंकि वो भी विधायक बनना चाहता था और उसे चिल्लूपार से विधायक बनना चाहता था, जहां के निर्विवाद नेता हरिशंकर तिवारी थे। श्री प्रकाश शुक्ला के कहे में दम भी था, क्योंकि उसने वीरेंद्र शाही जैसे कद्दावर की हत्या की। बिहार सरकार में मंत्री रहे बृज बिहारी प्रसाद की भी हत्या की थी, तो वो हरिशंकर तिवारी की भी हत्या कर सकता था। इसी बीच ये भी खबर आई कि श्री प्रकाश शुक्ला ने मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को भी मारने की सुपारी ले ली है। फिर तो यूपी पुलिस ने स्पेशल टास्क फोर्स बनाई, STF। श्री प्रकाश शुक्ला का घेराव किया और 22 सितंबर 1998 को गाजियाबाद में उसका एनकाउंटर कर दिया गया। पूर्वांचल का उभरता सबसे खूंखार अपराधी पुलिस के हाथ मारा गया तो सबने चैन की सांस ली, खुद हरिशंकर तिवारी ने भी, क्योंकि श्री प्रकाश शुक्ला ने 1993 में जब पहली हत्या की थी तो उसे प्रश्रय हरिशंकर तिवारी ने ही दिया था और बैंकॉक भागने में उसकी मदद दी थी। लेकिन वापसी के बाद शुक्ला को हरिशंकर तिवारी की सीट चाहिए थी और इसके लिए वो उनके खून का प्यासा बन गया। हरिशंकर तिवारी ने 2007 के बाद कोई चुनाव नहीं जीता। वो नेपथ्य में चले गए। राजनीतिक विरासत उनके बेटों ने संभाली। एक बेटा सांसद बना, दूसरा विधायक। परिवार के और भी लोग राजनीति में। हरिशंकर तिवारी अब नहीं है। 16 मई 2023 को उनका निधन हो गया है। लेकिन राजनीति के अपराधीकरण और अपराध के राजनीतिकरण के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाता रहेगा, क्योंकि पूर्वांचल के चाहे जितने भी माफिया हों, जीवित या मृत, उनके होने की वजह हरिशंकर तिवारी ही थे। 1993 में पहली हत्या के बाद अगर हरिशंकर तिवारी ने श्री प्रकाश शुक्ला को बचाया न होता तो वो एक हत्या के बाद ही पकड़ा जाता। लेकिन उसने इतनी हत्याएं की कि गिनती ही नहीं है और आखिरकार 1998 में वो मारा गया। मधुमिता शुक्ला हत्याकांड के दोषी बाहुबली अमरमणि त्रिपाठी भी हरिशंकर तिवारी के हाथे से ही निकले हैं, जिन्होंने हरिशंकर तिवारी के धुर विरोधी वीरेंद्र शाही को महाराजगंज की लक्ष्मीपुर सीट, जो अब नौतनवा है, उससे 1989 के विधानसभा चुनाव में ऐसी मात दी कि वीरेंद्र शाही को राजनीति से संन्यास लेना पड़ा और फिर 1997 में उनकी हत्या ही हो गई। अभी के माफिया चाहे ब्रजेश सिंह हो या फिर मुख्तार अंसारी, इनको बनाने में भी हरिशंकर तिवारी की ही भूमिका रही है। वो कैसे, तो संक्षेप में उसे भी बता ही देता हूं। दरअसल हरिशंकर तिवारी के दो शार्प शूटर हुआ करते थे, लेकिन दोनों ही ठाकुर बिरादरी से थे। नाम था साहेब सिंह और मटनू सिंह। वक्त के साथ दोनों अलग हो गए और दोनों में दुश्मनी भी हो गई, क्योंकि साहेब सिंह के एक नजदीकी त्रिभुवन सिंह के बड़े पिता की जमीन पर मटनू सिंह ने अपना कब्जा कर लिया। साहेब सिंह ने इसका विरोध किया तो मटनू सिंह ने साहेब सिंह के खास रहे त्रिभुवन सिंह के 3 भाइयों और उनके पिता की हत्या कर दी। मुख्तार अंसारी के अपराध की शुरुआत इसी मटनू गैंग से हुई। वहीं ब्रजेश सिंह ने अपराध की शुरुआत साहेब सिंह गैंग से मिलकर की थी। लेकिन एक दिन गाजीपुर में ही मटनू सिंह की सरेआम हत्या कर दी गई। इल्जाम लगा साहेब सिंह पर और फिर मटनू सिंह के भाई
साधु सिंह ने गैंग की कमान संभालकर ऐलान किया कि वो अपने भाई की हत्या का बदला लेगा, लेकिन 1999 में उसकी भी हत्या हो गई और तब उस गैंग की कमान संभाली मुख्तार अंसारी ने, जो आज यूपी पुलिस के दस्तावेज में IS 191 गैंग है। वहीं मुख्तार अंसारी के गैंग संभालने के बाद साहेब सिंह की भी हत्या हो गई और तब उस गैंग की कमान संभाली ब्रजेश सिंह। और उसके बाद ब्रजेश सिंह मुख्तार अंसारी की अदावत में कैसे पूर्वांचल गोलियों से दहलता रहा और कैसे इन दोनों के भी अपराध में राजनीति के कॉकटेल को मिलाकर पूरे पूर्वांचल की राजनीति का अपराधीकरण कर दिया, उसकी कहानी फिर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए